हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 तक हम करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। पादपों में जनन किस तरह से होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो जनन होता है किस तरह से होता है, रिप्रोडक्शन, उसे देखते हैं कि जनन होता क्या है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। इसी तरह से प्लांट से दूसरे प्लांट का बनना जनन है। तो जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, पढ़ लेते हैं। अधिकांशतः पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग कौन से हैं? जो तना होता है, मूल होती है मतलब जड़ें, और पत्तियां। पुष्प पादपों के जननांग होते हैं। पुष्प जो होते हैं प्लांट्स में वो क्या हैं? वो प्लांट्स के जनन अंग हैं। किसी पुष्प में केवल नर जननांग अथवा मादा जननांग या फिर दोनों ही जननांग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उग जाते हैं। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन होता क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। कलम जानते हैं आप? कलम क्या है? कलम वह होती है, जैसे कि आपने कभी गुलाब का पौधा लगाया हो तो क्या करते हैं, उसका एक कलम ले लेते हैं, उसको लगा देते हैं तो पौधा उग जाता है। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। यही क्या है, देखिए मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से लगाते हैं ना। आपने पुष्पों को खिलते हुए देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं पुरों या अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। ये कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कलिका में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक क्या बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। आगे पढ़ते हैं। एक विधि है मुकुलन की। मुकुलन क्या है, इसको पढ़ते हैं। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। मुकुलन देखते हैं। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट को कुछ घंटों में ही वृद्धि करने लगती है। यीस्ट, याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है। हम देखते हैं कि जनन कैसे करते हैं। यीस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध ही मुकुल या कली है। देखो ये क्या है, ये एक यीस्ट है। यीस्ट कोशिकाएं हैं, विकसित होता मुकुलन है, नवीन मुकुलन है, मुकुलन श्रृंखलाएं हैं जो बहुत सारी बन रही हैं। खंडन देखते हैं। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखिए इस तरह के देखे होंगे। ये क्या होती हैं? ये शैवाल हैं।
जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब देखते हैं बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। देखिए इस तरह से बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब देखते हैं लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। पुष्प पादप के जननांग होते हैं। पुंकेसर नर जननांग और स्त्रीकेसर मादा जननांग। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, अथवा जिन पुष्पों के पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने भी एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे क्या हैं? द्विलिंगी पुष्प हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। आगे देखते हैं। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं तो इस चैप्टर को जरा अच्छे से देख लें। परागण। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। वर्तिकाग्रों का परागकोश से पुष्प का वर्तिकाग्र पर स्थानांतर परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। देखिए इस तरह से आपको पिक्चर शो हो रहा है। इस तरह से एक पुष्प से सेम दूसरे पुष्प पर गिरना परागण होता है। अगर अन्य पुष्प पर गिर जाए तो उसे बोलते हैं पर परागण। अब देखते हैं निषेचन क्या है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग द्वारा बना कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। पिक्चर में देखते हैं। देखिए ये आपको पिक्चर शो हो रही है, इसमें आप अच्छे से देख पा रहे हैं। यह अंकुरित होता परागण है, ये पराग नलिकाएं हैं, युग्मनज निर्माण है, अंड कोशिकाएं हैं। अब देखते हैं फलों और बीजों का निर्माण किस तरह से होता है। फल और बीजों का निर्माण निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट।
देखिए इस तरह से पिक्चर दिख रही है आपको। बीज प्रकीर्णन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों की विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन से के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत पर फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिद या नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं हो पाता है होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता करता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में सक्षम हो सकें। देखिए शो हो रहा है आपको। प्रकृति में पादपों के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन तथा द्विफल जैसे पादपों के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन या तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। जैसे देखते हैं नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इनके उदाहरण हैं यूरेना और जैंथियम। देखिए आई होप ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज्वाइन भी कर लें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।